फंडामेंटल एनालिसिस को समझने के लिए सबसे पहले हम फंडामेंटल को हटा देते हैं और बस एनालिसिस को समझते हैं। अब देखो, एनालिसिस तो हम लोग अक्सर अपनी डेली लाइफ में करते रहते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज हो, चाहे वो कोई और ही चीज क्यों ना हो। अब जैसे खाने पीने की चीज में हम डिसाइड करते हैं ना कि यार इस दुकान के समोसे यहाँ की सभी दुकानों से सबसे बेस्ट है, या फिर जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो डिसाइड करते हैं ना कि यार ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट टी शर्ट अच्छी लगेगी या ब्लैक टी शर्ट अच्छी लगेगी। या फिर हमें मोबाइल लेना होता है तो हम डिसाइड करते हैं ना कि यार 10,000 में इस वाले ब्रांड का मोबाइल सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें फास्ट चार्जिंग भी है और इसका कैमरा भी काफी अच्छा है। तो ऐसे छोटे मोटे एनालिसिस तो हम लोग डेली अपनी लाइफ में करते ही है। और अगर हम ऐसे सेम एनालिसिस शेयर्स पर करने लग जाए कि यार ये वाला शेयर उस शेयर से अच्छा है तो क्यों है, तो उसे स्टॉक एनालिसिस कहते हैं। बेसिकली अगर हमें ये जानना है कि हमें कौन सा शेयर खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए, तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है फंडामेंटल एनालिसिस से। अब देखो, फंडामेंटल एनालिसिस में तो वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बैलेंस शीट चेक करना, P&L चेक करना, बाकी रेशियोज चेक करना, और इन्हीं चीजों का अगर हम एनालिसिस करने लग जाए तो उनको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी ऐप यूज करते हैं उसमें आप किसी भी शेयर के नीचे ये छोटा सा पोर्शन देखते हैं ना, इनमें जो ये रेशियोज दी हुई हैं, इनमें जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर हम इन्हीं को एनालाइज करने लग जाएं तो उसी को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अब ऐसा नहीं है कि देखो फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ वही कर सकता है जो पढ़ा लिखा हो। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए बस आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किस चीज को देखना है। अब देखो, फंडामेंटल एनालिसिस में जैसे यहाँ पे पी रेशियो दे रखा है, हमें बस ये जानना है कि कौन सा पी रेशियो बेस्ट होता है। अगर आपको ये पता चल गया तो आप जैसे ही किसी भी शेयर का वो पी रेशियो देखोगे, आप फटाक से उस कंपनी के शेयर को चूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको कंपनी के इन सभी फंडामेंटल्स के एनालिसिस करना तो सिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको एक चेकलिस्ट बनाना भी सिखाऊंगा, जिसे बनाकर आप किसी भी शेयर्स के फंडामेंटल को एनालाइज करते वक्त इसमें टिक लगा सकते हो। और इस चेकलिस्ट से आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि कौन सा शेयर आपको खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा, जिन्हें जानने के बाद आप आसानी से बिल्कुल सही शेयर चूज कर सकते हो। आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब देखो, फंडामेंटल एनालिसिस करने का मेन मकसद होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। अब प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? जब हम शेयर को सस्ते में खरीदेंगे और उसे महंगे में बेचेंगे, तब हम प्रॉफिट कमाएंगे। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई शेयर सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है? तो देखो, यहाँ पर काम आती है इंट्रिंसिक वैल्यू। अब देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू को मैं बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाला, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि एक नए इन्वेस्टर को ऐसे नए नए शब्द सुन के बहुत ही परेशानी आती है उन्हें समझने में। अब देखो, जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने जो चीज खरीदी उसके बदले में हमें वो वैल्यू मिली भी है या नहीं मिली। जैसे मान लो आप एक रेस्टोरेंट में समोसे खाने गए और वहाँ पे आपको 25 रुपए का एक समोसा मिला, वहीं आपने एक बार लोकल हलवाई वाले के पास से सिर्फ 10 रुपए में समोसे खरीदे और वो समोसे इतने बढ़िया थे कि आपको लगा कि यार अगर वो समोसे के बदले 20 रुपए भी ले लेता ना, तब भी उसकी वैल्यू ज्यादा होती। अब यहाँ पर देखो, आपने उसके प्राइस के बदले उसकी वैल्यू को कंपेयर किया और उसे एक फेयर वैल्यू दी। ऐसे ही एक रियल एस्टेट का एग्जांपल है। मान लो 2 प्रॉपर्टीज हैं और दोनों का प्राइस 1-1 करोड़ रुपए है, लेकिन जो पहली वाली प्रॉपर्टी है उसकी लोकेशन ऐसी जगह पर है जहाँ पर ही पास में स्कूल है, हॉस्पिटल है, मेट्रो स्टेशन है, पार्क है। लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसके पास में ना ही अच्छा स्कूल है, ना ही मेट्रो स्टेशन है, हालांकि वहाँ पे एक मॉल है। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू को कंपेयर करें तो पहली वाली प्रॉपर्टी के पास ज्यादा वैल्यू मिल रही थी, उसके प्राइस के हिसाब से उसकी जो वैल्यू है वो मैच कर रही है। लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसका प्राइस भी 1 करोड़ है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो उसके प्राइस के हिसाब से काफी कम है। ऐसे ही बिल्कुल शेयर्स के साथ भी होता है। मान लो 2 शेयर्स हैं और दोनों की जो फेयर वैल्यू है वो 100 रुपए है, और जो पहले वाला शेयर है वो 100 रुपए का ही मिल रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला शेयर है वो 150 रुपए का मिल रहा है, क्योंकि मार्केट उसको ज्यादा भाव दे रही है। हालांकि दोनों की फेयर वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन जो दूसरा शेयर है वो ओवर वैल्यूड है, उसका भाव काफी ज्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कौन सा शेयर खरीदोगे? एक ओवर वैल्यूड शेयर खरीदोगे या एक शेयर जो अपनी फेयर वैल्यू पे है? ऑब्वियसली जो शेयर अपनी फेयर वैल्यू पे है आप वही शेयर खरीदोगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू यही जानने में हेल्प करती है कि कौन सा शेयर फेयर वैल्यू पे है और कौन सा शेयर ओवर वैल्यूड पे है। इंट्रिंसिक वैल्यू हमें ये बताने में हेल्प करती है कि कौन सा शेयर हमें सस्ते दाम पे मिल रहा है, कौन सा महंगे दाम पर मिल रहा है। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू चेक कैसे करते हैं, सवाल ये उठता है। तो देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करना बहुत ही आसान है। आप किसी भी शेयर की वैल्यू एक क्लिक में चेक कर सकते हो। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे चेक करते हैं, बिल्कुल आसान है। लेकिन उससे पहले हम बाकी जरूरी चीजों को भी जान लेते हैं। अब देखो, फंडामेंटल एनालिसिस में जो दूसरी चीज आती है वो होती है मार्केट कैप। अब मार्केट कैप का मतलब क्या होता है? अब देखो, सबसे सरल भाषा में बताऊं तो यहाँ पे देखो, मार्केट कैप जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये पूरी कंपनी खरीदनी है तो आपको कितने रुपए देने होंगे।
यहाँ पे जैसे मैं SBI का आपको दिखाता हूँ, तो अगर आपको SBI बैंक खरीदना है तो आपको उसके लिए लगभग 5,32,532 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो ये मार्केट कैप हमें यही जानने में हेल्प करता है कि कंपनी कितनी बड़ी है, क्योंकि कंपनी के साइज से हमें बहुत सी चीजें पता चलती हैं। जैसे अगर कंपनी बड़ी है, वो कंपनी पहले से ही वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो इसका मतलब उसमें रिस्क कम होगा। लेकिन अगर एक कंपनी छोटी है, अभी ग्रो कर रही है, तो उसमें रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होगा। इसके बाद आता है पी रेशो। अब पी रेशो को समझने से पहले हमें EPS समझना होगा, अर्निंग पर शेयर समझना होगा। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि एक शेयर पर कंपनी को कितनी कमाई हुई है। इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, कंपनी की जितनी भी कमाई हुई है उसे डिवाइड कर देते हैं कंपनी के जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं। यहाँ पर अर्निंग को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर निकल जाएगी। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का अर्निंग पर शेयर कितना है, 98.38 रुपए, यानी कि लगभग 98 रुपए पर शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कमा के दिए हैं। पी रेशो का मतलब क्या था, पी रेशो का मतलब ये था प्राइस अपॉन में अर्निंग। अब यहाँ पे प्राइस कितना है, जैसे यहाँ पे लगभग प्राइस है 2500 रुपए, 2480 रुपए लगभग प्राइस है। उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे अर्निंग पर शेयर से तो हमारा पी रेशो निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर पी रेशो दिया हुआ है 25.68। पी रेशो किस काम आता है, मेन बात तो यही है। कैसे निकलता है उससे हमें उतना मतलब नहीं है, लेकिन मेन बात तो यही है कि आखिर इसे देखकर क्या पता लगाया जाता है। तो देखो, पी रेशियो देखकर हमें साफ सीधी बात है ये पता लगाया जाता है कि किस कंपनी में हमें कितने रुपए लगाएंगे तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा। जैसे रिलायंस में अगर आप लगभग 25 रुपए लगाओगे तो आपको 1 रुपए की कमाई होगी। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि पी रेशियो को देखकर हमें ये पता चल जाएगा कि किसी भी कंपनी में हमें 1 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए लगाने पड़ेंगे। अब जब भी हमें पी रेशियो देखना है तो हमें ये खुद से सवाल पूछना है कि क्या हम एक ऐसी कंपनी में पैसे लगाएं जहाँ पर हमें 25 रुपए देकर साल का 1 रुपए कमाएंगे, या एक ऐसी कंपनी में पैसे लगाएं जहाँ पर हम 10 रुपए देकर साल का 1 रुपए कमाएं, क्योंकि पैसे तो हमारे पास लिमिटेड है। अब देखो कौन सा पी रेशियो अच्छा होता है। अब यहाँ पे तो 25 का दिया हुआ है, तो हमें ये कैसा पता चलेगा कि कौन सा पी रेशियो अच्छा है और कौन सा बेकार। पी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। अगर पी रेशियो वैसे 20 से कम हो तो उसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर 1, 2, 3 हो तो वो सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि 1 का पी रेशियो का मतलब होता है कि आपको सिर्फ 1 रुपए लगाने पर 1 रुपए की कमाई होगी साल में। जैसे मैं यहाँ पे आपको टाटा स्टील का शेयर दिखाता हूँ और यहाँ पे आप टाटा स्टील में देखो तो उसका पी रेशियो लगभग 5 रुपए का है। वही रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो पी रेशियो लगभग 25 रुपए का था। अब आप ये खुद से डिसाइड करो कि आप ऐसी जगह पर पैसे लगाओगे जहाँ पर आपको 25 रुपए लगाने पर साल में 1 रुपए की कमाई हो, या आप एक ऐसी कंपनी में पैसे लगाओगे जहाँ पर आपको 5 रुपए लगाने पर साल में 1 रुपए की कमाई हो। ऐसे सवाल आपको खुद से पूछने हैं। तो पी रेशियो आपको यही जानने में हेल्प करेगा कि आप कहाँ पर कम पैसे लगाकर भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन देखो कई बार क्या होता है कि पी रेशियो ज्यादा भी होता है लेकिन तब भी वो शेयर फायदेमंद होता है। अब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिनका पी रेशियो पहले से ही हाई रहता है, तो क्या हम उन कंपनी के शेयर को नहीं खरीदेंगे? इसीलिए सिर्फ हम पी रेशियो को देखकर हम शेयर नहीं खरीदते। कई बार हम पी रेशियो को देखने से पहले हम सबसे पहले इंडस्ट्री के पी रेशियो को चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं आपको अडानी पावर का पी रेशियो दिखाता हूँ। वैसे तो देखो 1-2 का पी रेशियो बेस्ट होता है, लेकिन अडानी पावर का पी रेशियो लगभग 10.5 रुपए का है। तो क्या ये शेयर बेकार है? ये जज करने से पहले हमें उसके इंडस्ट्री पी रेशियो को देखना होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे उसका इंडस्ट्री पी रेशियो ही 17.5 रुपए का है। यानी कि जो ऐसी कंपनियां हैं जो पावर जनरेट करती हैं उस इंडस्ट्री की कंपनी के पी रेशियो ऑलरेडी हाई रहता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 17.5 का पी रेशियो होता है, लेकिन इस कंपनी का पी रेशियो तो सिर्फ 10.5 का है। यानी कि इस इंडस्ट्री के मुकाबले इस शेयर का पी रेशियो काफी अच्छा है। आई थिंक अब आपको पी रेशियो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक होता है पीबी रेशियो। अब पीबी रेशियो को समझने से पहले हम बुक वैल्यू को समझते हैं, क्योंकि पीबी रेशियो उसी से रिलेटेड है। तो बुक वैल्यू का मतलब होता है कि अगर मान लो आज ही के दिन ये कंपनी बंद हो जाए तो आपको एक शेयर के बदले कितने रुपए मिलेंगे, ये डिपेंड करता है बुक वैल्यू पर। जैसे मैं आपको वापस SBI का ही शेयर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो SBI का जो शेयर प्राइस है वो लगभग 590 रुपए के आसपास है। अब उसकी जो बुक वैल्यू है वो 373 रुपए के आसपास है, यानी 373 रुपए के आसपास है। इसका मतलब ये है कि अगर आज ही के दिन SBI बैंक बंद हो जाए तो आपको एक शेयर पर 373 रुपए मिलेंगे। तो बुक वैल्यू का मतलब ये था। और इस पीबी रेशियो का मतलब क्या था? इस पीबी रेशियो का मतलब था प्राइस डिवाइडेड अपॉन बुक वैल्यू। यहाँ पे जैसे प्राइस लगभग 592 रुपए है और उसकी जो बुक वैल्यू है वो लगभग 373 रुपए है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो पीबी रेशियो है वो निकल जाएगी 1.74 की। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर पीबी रेशियो को देखकर आपको ये पता चलता है कि आपको लगभग 1.74 रुपए अगर आपने लगाए हैं तो उसके बदले आपको 1 रुपए मिलेंगे अगर ये कंपनी आज के दिन ही बंद हो जाती है। यहाँ पर हम रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर प्राइस है वो लगभग 2480 रुपए है और उसकी जो बुक वैल्यू है वो लगभग 1200 रुपए है। इसका मतलब ये है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के दिन ही बंद हो जाती है तो आपको एक
शेयर पर लगभग 1200 रुपए मिलेंगे। बुक वैल्यू का मतलब हमें आज ही के दिन अगर कंपनी बंद होती है तो कितने रुपए मिलेंगे, और पीबी रेशियो का मतलब था प्राइस अपॉन में बुक वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर रिलायंस का जो प्राइस था वो लगभग 2500 रुपए का था और उसकी जो बुक वैल्यू है वो लगभग 1200 रुपए की है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसका पीबी रेशियो निकलता है 2.19। यानी कि अगर आज ही रिलायंस इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है तो आपको 2 रुपए पर 1 रुपए आपको मिल जाएंगे। आई थिंक अब आपको पीबी रेशियो समझ आ चुका होगा, लेकिन कौन सा पीबी रेशियो अच्छा होता है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो, जितना पीबी रेशियो कम हो उतना ही बेटर है। 1 का 2 का पीबी रेशियो सबसे बेस्ट होता है। इसके बाद आता है डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसे भी देखकर हम कंपनी के बारे में काफी कुछ पता लगा सकते हैं। देखो, डेटर वो होते हैं जो कंपनी को उधार देते हैं ब्याज के बदले में, और इक्विटी वो होती है जो कंपनी को ओनरशिप के बदले में पैसा देते हैं। इक्विटी होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं और डेटर्स जो होते हैं वो कंपनी के कर्जदार होते हैं। अब यहाँ पर खुद ही लॉजिक लगाओ, अगर कंपनी के डेटर्स ज्यादा हो जाए, यानी कि अगर कंपनी ने ज्यादा लोगों से उधार ले रखा है तो वो भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। अगर कंपनी के बहुत सारे मालिक ही हो जाए तब भी वो भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। तो डेट टू इक्विटी जो रेशियो होता है वो एक बैलेंस रेशियो होना चाहिए, और इसी चीज का पता हम डेट टू इक्विटी रेशियो को देखकर लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को देखें तो यहाँ पर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो दिया हुआ है 0.40, डेट ऊपर और इक्विटी नीचे। अब जैसे मैं यहाँ पर वापस SBI का एग्जांपल लेता हूँ और यहाँ पर हम देखो डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो 1.55 लिखा है। इसका मतलब ये है कि लगभग 1 रुपए की इक्विटी पर लगभग 1.5 रुपए का कर्ज SBI बैंक ने ले रखा है। कर्ज जितना ज्यादा होगा कंपनी के लिए उतना ही बेकार है, क्योंकि अगर कर्ज ज्यादा होगा तो कंपनी को ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा, ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ में परेशानी का कारण बन सकती है। तो कौन सा डेट टू इक्विटी रेशियो बेस्ट होता है? अब देखो, सिंपल सी बात है, जितना डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो उतना बेस्ट है। जैसे यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखो तो यहाँ पर उसका डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.40 का है, मतलब कि कंपनी के पास 1 रुपए की इक्विटी पर सिर्फ 0.40 का कर्जा ले रखा है। इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी फ्यूचर में और कर्जा भी ले सकती है। अब मतलब साफ है कि जितना डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो उतना बेटर है। लेकिन कई बार क्या होता है कि डेट टू इक्विटी रेशियो अगर ज्यादा हो तो उसे भी अच्छा साइन माना जाता है। कई बार इन्वेस्टर्स को ऐसा भी लगता है कि कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है तो कंपनी में कुछ तो दम होगा, तभी तो डेटर्स ने पैसा दिया है। कई बार ज्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो को भी लोग पॉजिटिव साइन की तरह देखते हैं। लेकिन सिंपल सी बात है, हम जैसे आम और छोटे इन्वेस्टर को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें सिर्फ ये देखना है कि डेट टू इक्विटी रेशियो कम है तो बेस्ट है। अब देखो, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है डिविडेंड। अब जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा डिविडेंड यील्ड नाम से एक परसेंटेज दी है 0.32 की। अब डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या होता है? कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है, यानी कि कंपनी ने अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा दिया है। डिविडेंड देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। अगर कंपनी डिविडेंड ज्यादा पे कर रही है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कंपनी प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रही है, इसलिए वो ज्यादा डिविडेंड लोगों में बांट रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ज्यादा प्रॉफिट तो अर्न करती है लेकिन फिर भी उसका जो डिविडेंड यील्ड होता है वो कम होता है, क्योंकि कई बार कंपनियां क्या करती है, अपना जो पैसा होता है, जो प्रॉफिट होता है, उसे बचाती हैं अपने कंपनी की ग्रोथ के लिए, कंपनी को बड़ा करने के लिए, कंपनी के एक्सपेंशन के लिए। इसलिए वो अपना डिविडेंड कम बांटती हैं। इसीलिए डिविडेंड उतना मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर डिविडेंड ज्यादा है तब तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर कम भी है तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो, कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा डिविडेंड पे करते हैं। जैसे कि अगर हम टाटा स्टील का एग्जांपल ले तो इसने पिछले साल लगभग एक शेयर पर 51 रुपए का डिविडेंड दिया था। अब देखो, इस शेयर का प्राइस ही लगभग 100 रुपए के आसपास था, उसने 51 रुपए का डिविडेंड दिया था। अब देखो, यहाँ पर आप सोच रहे हो कि यार इस कंपनी ने इतना ज्यादा डिविडेंड कैसे दिया। अब देखो, ऐसी जो कंपनियां होती हैं, टाटा स्टील जैसी जो कंपनियां होती हैं, इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां जो होती हैं, वो पहले से ही एक्सपेंड हो चुकी हैं। अब उनको और एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है और बड़ा करने की जरूरत नहीं है अपनी कंपनी को, इसलिए अब वो अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना ही बेहतर समझती हैं। हालांकि उन्होंने अपने एक्सपेंस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए प्रॉपर अमाउंट बचा के रखा होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारा पैसा लुटाई दिया, उन्होंने अपने पास कुछ पैसा जरूर बचा के रखा होगा। तो ये कुछ रेशियोज थी। इसके अलावा आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देखकर भी कंपनी के शेयर्स के बारे में काफी कुछ पता लगा सकते हो। जैसे कि अगर किसी भी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स का शेयर होल्डिंग परसेंटेज ज्यादा है, तो यहाँ पर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि शायद वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, या उस कंपनी में दम है तभी उस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनका काम ही इन्वेस्टमेंट करने का है। तो वो लोग इस काम में एक्सपर्ट होते हैं और वो लोग कंपनी को बहुत डीपली रिसर्च करने के बाद किसी भी कंपनी में पैसे लगाते हैं। तो किसी भी कंपनी में अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन या फिर फॉरेन इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग परसेंटेज ज्यादा है तो उस कंपनी के शेयर प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
इसके अलावा एक होता है प्रमोटर्स प्लेजिंग। अब यहाँ पर ये सोचो कि किसी भी कंपनी के बारे में सबसे अच्छा कौन जानता होगा, वो आदमी जिसने उस कंपनी को खोला हो, है ना। तो अब ये सोचो कि अगर उसी आदमी के शेयर उस कंपनी में कम है तो उसका मतलब क्या है। तो अगर उस आदमी के शेयर उस कंपनी में ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उसे अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है कि उसकी कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी। लेकिन जिसने कंपनी खोली है, अगर उसी आदमी को अपनी कंपनी में भरोसा नहीं है और उसी के शेयर उस कंपनी में कम है, यानी कि उसकी प्लेजिंग बढ़े, तो ये एक बेकार साइन है। क्योंकि जब उसी आदमी को अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं है तो किसी बाहर के इन्वेस्टर को क्या ही भरोसा होगा उस कंपनी पर। इसके अलावा अगर किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स की प्लेजिंग कम है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद उस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, जिन्होंने उस कंपनी को खोला है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, इसलिए उनकी प्लेजिंग कम है। तो इन्हीं चीजों को समझने के लिए प्रमोटर्स प्लेजिंग को देखा जाता है। अब देखो इसके